पता नहीं क्यों, लेकिन आर्य का मन में आज कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आश्रम से निकलकर आर्य अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन आज उसका मन घर जाने का बिल्कुल भी नहीं था। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए उसने बीच पर जाने का फैसला किया। वैसे भी अभी सूर्यास्त होने वाला था। उसने सोचा कि बीच पर कुछ देर अकेले बैठकर सूर्यास्त देखने से शायद उसका मन को थोड़ी शांति मिले। मन्नत कॉलेज से निकलने के बाद आज सीधा अनाथ आश्रम चली गई थी। पूरा दिन बच्चों के साथ बिताने से मन्नत का मूड भी अब काफी हद तक ठीक हो गई है। अनाथ आश्रम के सभी बच्चों ने आज मन्नत के साथ सनसेट देखने का प्लान बनाया। उसी के मुताबिक शाम को सूर्यास्त देखने के लिए सभी बच्चे मन्नत के साथ मिलकर समय से बीच पर पहुंच गए। आर्य अपनी कार से टेक लगाकर एकटक डूबते हुए सूरज की ओर देखे जा रहा था। तभी उसके कानों में दूर से बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आती है। आर्य उस आवाज की ओर देखता है। एक लड़की, जिसकी उम्र दिखने में लगभग 18-19 साल लग रही है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। उसके आसपास कई सारे बच्चे घूम रहे हैं। वो लड़की अपनी बंद आंखों से उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वो बच्चे इधर उधर भागते हुए उस लड़की से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की उन बच्चों को नहीं पकड़ पा रही थी। यह देखकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। आर्य दूर से ही ये सब देख रहा था। उन सबको ऐसे हंसते, मुस्कुराते, खेलते हुए देखकर अनजाने में ही उसके होंठ भी मुस्करा उठे। वो एकटक बस उन बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। तभी अचानक से आर्य की नज़र सबके साथ खेल रही एक छोटी बच्ची पे चली गई, जो पानी में कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई थी। वो बच्ची कुछ देर पहले तक तो सभी के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक से ही वो पानी में बैठकर कुछ करने लगी। आर्य भागकर उस बच्ची के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्ची थोड़ा डर गई। उसने कुछ नहीं कहा और एकटक आर्य को ही देखने लगा। आर्य को जब पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि वह बच्ची अब ठीक है, तो वो गुस्से से पीछे मुड़ा और जो लड़की आंखों में पट्टी बांधे हुए सभी बच्चों के साथ खेल रही थी, उसके पास चला गया। आर्य ने खींचकर उस लड़की के आंखों से पट्टी निकाल दिया। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो कुछ पल के लिए तो उसे खुद की आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उसके होठों से बहुत ही हल्की आवाज निकली, मन्नत। जी हाँ, यह लड़की और कोई नहीं बल्कि मन्नत ही थी। मन्नत भी उन बच्चों के साथ उसी बिच पर गई थी। आर्य के गोद में जो बच्ची थी वो आर्य के गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। तभी आर्य जैसे अपने होश में वापस लौट आया। एक तो आज पूरा दिन वो मन्नत को ही ढूंढ रहा था, उसके लिए चिंता कर रहा था, और यह लड़की यहाँ बच्चों के साथ खेल रही है। ऊपर से इतनी लापरवाही। अगर वो बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई है, तो उन सबका ध्यान भी तो उसे ही रखना था ना। लेकिन ये बच्चों का ध्यान रखने की जगह खुद ही बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेल रही है। अगर आज इस बच्ची को कुछ हो जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? आर्य यही सब सोचते हुए एकटक मन्नत को ही देख रहा था। मन्नत भी अचानक से आर्य को अपने सामने देखकर चौंक गई। ऊपर से पिंकी भी आर्य के गोद में था। वो सवालिया नजरों से आर्य को ही देख रही थी। उधर आर्य मन्नत की ऐसी लापरवाही देखकर खुद को रोक नहीं पाया और उसका सारा गुस्सा मन्नत पर ही फूट पड़ा। उसने पिंकी को नीचे उतर दिया और गुस्से में चिल्लाकर मन्नत से कहने लगा, तुम बदतमीज, घमंडी और रूड तो पहले से ही थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम हद से ज्यादा लापरवाह भी हो। तुम इन सभी बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लेकर आई थी ना? बोलो, लाई थी ना इन सबको अपनी जिम्मेदारी पर? अब क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? बोलो। मन्नत को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आर्य उससे ऐसे क्यों डांट रहा है। उसकी आंखें नम होने लगी थी। उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आर्य ने आगे कहा, तो अगर इन बच्चों का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो फिर तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से क्यों नहीं निभाई? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि अभी यहाँ क्या हो जाता अगर मैं वक्त रहते यहाँ नहीं आता तो? ये जो बच्ची है ना, ये बच्ची, ये वहाँ पानी में चली गई थी, समंदर को और उंगली से दिखाते हुए कहा।
एक बड़ी और तेज लहर और ये बच्ची सीधा समंदर के अंदर। आर्य की बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी हो जाती है। वो एक बार आर्य को तो दूसरे ही पल पिंकी को देखती है। मन्नत जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थी, अब उसकी आंखों से बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठकर पिंकी को गले से लगा लेती है। उसकी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मन्नत को यूं रोता देखकर अब पिंकी भी रोने लगी। आर्य ने जब पिंकी को रोते हुए देखा तो उसने एक बार फिर मन्नत से कहा, मैं बिल्कुल सही सोचता था तुम्हारे बारे में। तुम एक सेल्फ सेंटर्ड घमंडी लड़की हो। आर्य यह सब बहुत तेज आवाज में मन्नत की ओर उंगली दिखाते हुए बोल रहा था। पिंकी अब और अपनी प्यारी सी मानू दीदी को रोते हुए नहीं देख पाई। भले ही वो बच्ची है, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा था कि आर्य उसकी दीदी को डांट रहा है। वो अचानक ही मन्नत से छूटकर आर्य के पास चली गई और अपने छोटे छोटे हाथों से आर्य के पैरों पर मुक्के बरसाने लगी। आर्य और मन्नत दोनों ही पिंकी के ऐसा करने से हैरान होकर पिंकी को ही देखने लगे। तभी मन्नत दौड़कर आकर पिंकी को आर्य से दूर कर दिया और फिर वो साइन लैंग्वेज में पिंकी से बातें करने लगी। आर्य बेचारा, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो एक बार मन्नत को तो एक बार पिंकी को देखने लगा। आर्य हैरत भरी नजरों से कभी मन्नत को तो कभी पिंकी को ही देखे जा रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये लड़की साइन लैंग्वेज भी जानती है। आखिर इस लड़की में और क्या क्या हुनर छुपा हुआ है। वैसे ये लड़की उस बच्ची को क्या बोल रही है? कहीं मेरे बारे में कोई बुराई तो नहीं कर रही है ना? इसकी तो मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पता करूं? मुझे तो साइन लैंग्वेज आती ही नहीं है। तभी आर्य की नजर उसके बगल में खड़े एक छोटे बच्चे की ओर जाता है। उस लड़के का उम्र देखने में लगभग 8-9 साल लग रहा है। आर्य ने उसे देखते हुए कहा, ए बच्चे। जैसे ही उस बच्चे ने आर्य को उसे ऐसे बुलाते हुए सुना, तो उसने आर्य को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, जी कहिए अंकल। उस लड़के ने जैसे ही आर्य को अंकल कहा, तो आर्य ने उस बच्चे को घुरकर देखा और फिर वो उस बच्चे से कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए? भला मैं तुम्हें किस एंगल से अंकल लगता हूं? बच्चा, नहीं तो किसी भी एंगल से नहीं। मैंने तो बस आपकी बात का आप ही के अंदाज में आपको जवाब दिया है। आर्य, क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चा, अरे मतलब यही है कि आपने ही तो पहले मुझे ये बच्चे कहकर बुलाया। आर्य, हाँ, तो इसमें क्या गलत है? बच्चे को बच्चा ही तो कहा। बच्चा, हाँ, तो मैंने भी कब कहा कि इसमें कुछ गलत है? जैसे आपने मुझे बच्चा होने पर ये बच्चे कहा, वैसे ही मैंने आपके बड़े होने पर आपको जी अंकल कहा। तो इसमें क्या गलत हो गया? उस बच्चे की बात पर आर्य कुछ कहने को हुआ मगर वो कुछ भी नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, क्या खतरनाक लड़का है। होगा भी क्यों ना, आखिर संगत का असर है। हाँ, यह बात उसने मन्नत की ओर देखते हुए मुंह बनाकर सोचा। जी तो कर रहा है कि खींच के 2 थप्पड़ लगा दूं इस बदतमीजी लड़के को। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिर मुझे जानना जो है कि ये लड़की क्या बोल रही है। इसके लिए मुझे इसी को पटाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तुम अपना नाम तो बताओ। मुझे तो तुम्हारा नाम नहीं पता था, इसीलिए मैंने तुमको ए बच्चे करके बुलाया। इस बार आर्य ने आवाज में मिश्री घोलकर कहा, तो उसे लड़के ने भी आर्य को देखते हुए कहा, हाँ तो पहले ही अगर अच्छे से पूछ लेते तो मैं भी आपसे ऐसे नहीं बात करता। अच्छे से बात करता है आपसे। वो क्या है ना अंकल, दीदी हमेशा कहती है अगर आप दूसरों का सम्मान करोगे तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। इतना सुनते ही आर्य को इशिका की कही हुई बातें याद आ जाती है और वह एक बार फिर से वो अपने मन में कहता है, सुबह इशिका ने मुझे यही सेम लेक्चर दिया और अब ये मोहतरमा इन बच्चों को भी यही सब सिखा रही है। फिर आर्य उस बच्चे को देखते हुए पूछता है, आर्य, अच्छा यह सब छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम तो बताओ।
इस पर उस लड़के ने कहा, मेरा नाम छोटू है। आर्य, अच्छा छोटू है तुम्हारा नाम, बहुत अच्छा नाम है। वैसे छोटू, क्या तुमको पता है कि तुम लोगों की दीदी और वो बच्ची? आर्य ने इतना कहा ही कि छोटू ने उसे फौरन रुकते हुए कहा, बच्ची नहीं, पिंकी है उसका नाम। आर्य ने भी छोटू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, वही, पिंकी, पिंकी। तो तुम्हारी दीदी और पिंकी के बीच क्या बातें हो रही है? क्या तुमको समझ में आ रहा है? आर्य की बात पर छोटू ने कहा, अगर मुझे समझ में आ भी रहा हो तो मैं आपको क्यों बताऊं? तो इस पर आर्य ने छोटू को उकसाते हुए कहा, समझ गया, इसका मतलब तुम भी इशारों की भाषा नहीं समझ सकते हो। आर्य का आइडिया काम कर गया। आर्य की बात पर छोटू ने झट से कहा, नहीं, मुझे अच्छे से पिंकी की बात समझ में आता है। तो फिर तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि दोनों के बीच क्या बातें हो रही है? छोटू ने आर्य को घूर कर देखा और फिर कहा, आपका बहुत मन हो रहा है जानने का कि इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। आप भी क्या याद रखेंगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था आपका? छोटू की बात पर आर्य का मुंह खुला का खुला ही रह गया। छोटू ने फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, दीदी पिंकी को यही समझा रही है कि उसे आपके साथ नहीं करना चाहिए था। वो पिंकी से कह रही है कि पिंकी की जान बचाने के लिए पिंकी को आपको थैंक यू बोलना चाहिए और उसने आपके साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए उसको आपसे सॉरी कहना चाहिए। यह सुनते ही आर्य को जैसे तेज झटका लग गया। कहाँ तो वो सोच रहा था कि शायद यह लड़की उस छोटी बच्ची को उसके खिलाफ भड़का रही है, लेकिन यह लड़की तो उल्टा इस बच्ची को उससे माफी मांगने को बोल रही है। कितना गलत समझा था उसने मन्नत को। आर्य खुद के ही ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी छोटू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, दीदी ने कहा कि उन्होंने गलती की है और इसी वजह से आप उनको डांट रहे थे। इसमें कुछ बुरा या गलत नहीं है। आपने जो किया वह बिल्कुल सही था। गलती दीदी से हुई है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर सारे बच्चों को यहाँ बीच पर लेकर आई थी, लेकिन वो पिंकी का ख्याल नहीं रख पाई। दीदी तो पिंकी से भी बार बार माफी मांग रही है, क्योंकि आज उनकी लापरवाही की वजह से ही पिंकी के साथ इतना बड़ा हादसा होने जा रहा था। तभी आर्य ने देखा कि मन्नत इशारों में पिंकी से कुछ कहे जा रही थी और पिंकी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मन्नत की आंसू पोंछते हुए बार बार अपना सिरना में हिलाए जा रही थी। मन्नत ने फिर एक बार कसके पिंकी को अपने गले से लगा लिया। अब वो पिंकी को छोड़कर उसके सामने से उठते हुए आर्य के सामने आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आर्य बस हैरान होकर मन्नत को ही देखे जा रहा था। मन्नत ने आर्य के सामने खड़ी होकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता नहीं कि आज आपने क्या किया है, मगर मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो मैं जरूर आपका यह एहसान चुकाकर रहूंगी। आर्य अब तक मन्नत की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहें और क्या करें। मन्नत ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, और अगर इन कुछ दिनों में मैंने आपके साथ कोई भी बदतमीजी किया है, तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब तक पिंकी भी मन्नत और आर्य के पास चली आई। उसने इशारे से आर्य को उसके सामने बैठने को कहा। आर्य को पिंकी की बात समझ में नहीं आया तो मन्नत ने उसे समझाया। उसके बाद आर्य पिंकी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके बैठते ही पिंकी ने आर्य के गाल पर किस कर दिया और इशारे में उसने आर्य से माफी भी मांग लिया। यह सब कुछ मन्नत नहीं आर्य को समझाया। उसके बाद मन्नत बच्चों को लेकर जैसे ही आर्य के साइड से जाने को हुई, तभी उसने अपने हाथ पर एक खिंचाव महसूस किया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि आर्य ने उसका हाथ पकड़ रखा है।
आर्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या मैं तुमसे बस 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? मन्नत ने आर्य से कुछ नहीं कहा। उसने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, तुम लोग आगे चलो। मैं बस अभी आती हूँ। और छोटू, तुम पिंकी का हाथ कसकर पकड़े रहना। देखना कहीं ये फिर से इधर-उधर ना भाग जाए। मन्नत की बात पर छोटू ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और फिर सभी बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया। इस वक्त मन्नत और आर्य एक दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। मन्नत आर्य के कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आर्य तब से बिल्कुल खामोश खड़ा है। अब मन्नत से और रहा नहीं गया। उसने आर्य से कहा, सर, लगता है आप जो कहना चाहते हैं, आप वह बात भूल गए हैं। कोई बात नहीं सर। अगर कभी फिर से याद आ जाए तो फिर बता दीजिएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर मन्नत पीछे मुड़ी ही थी कि आर्य ने अचानक से कहा, आई एम सॉरी। आर्य के मुंह से आई एम सॉरी सुनकर मन्नत एकदम सुन्न पड़ गई। उसे खुद अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी-अभी क्या सुन लिया। इस वक्त तक आर्य ने मन्नत का हाथ भी छोड़ दिया था, लेकिन वो तो जैसे कोई बुत बन गई हो। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन आज उसके दोनों होंठ जैसे एक दूसरे से चिपक गया हो, जिस वजह से उसके शब्द उसके गले तक आकर रुक गए थे। आर्य यूं ही कुछ देर तक मन्नत के कुछ कहने का इंतजार करता रहा, लेकिन जब मन्नत ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहा, देखो मन्नत, मैं जानता हूं जो मैंने किया वो सही नहीं था। वो गलत था। मुझे तुम पर कुछ पल रुककर मुझे मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर यूं। आर्य इतना बोल ही पाया था कि मन्नत ने उसे चुप कराते हुए कहा, बस कीजिए सर। मुझे आगे अब और कुछ नहीं सुनना है। अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से किसी और के साथ कभी ऐसा मत करना। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या मायने रखती है, शायद एक आदमी होकर ये बात आप कभी नहीं समझ सकेंगे। खैर, आपको आपकी गलती पर पछतावा है, यही काफी है। बस अब आगे से ध्यान रखिएगा। इतना कहकर आर्य को और कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही मन्नत वहां से तेज कदमों के साथ निकल गई। आर्य बस एक टक मन्नत जिस ओर गई थी उसी दिशा में कुछ वक्त तक देखता रहा। जैसे ही मन्नत उसकी आंखों से ओझल हो गई, आर्य ने अपना मुंह बना लिया। उसने मन में कहा, एक तो मैं, आर्यमन अग्निहोत्री, खुद सामने से आकर माफी मांग रहा हूं, मगर ये घमंडी लड़की, इसने मेरी पूरी बात सुनना तो दूर, मैंने बात शुरू ही किया था कि इस लड़की ने मुझे, आर्यमन अग्निहोत्री को रोक दिया। इतना एटीट्यूड, इतनी हिम्मत। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई भी और लड़की होती ना तो मेरी एक नज़र भर के देखने से ही पिघल जाती, और अगर उस पर मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देता, फिर तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वही तुम, माना कि तुम बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग हो, है तुम में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आर्यमन अग्निहोत्री को अपने आगे झुका सको। वादा करता हूँ तुमसे, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी सारी अकड़, सारी एटीट्यूड, सारा घमंड तोड़ कर रख दूंगा। वैसे सही कहते हैं लोग कि लड़कियों कभी भी सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर गलती से भी एक बार सिर पर चढ़ जाए, तो फिर तांडव करने लगती है। लेकिन एक बात के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा। तुम्हारी वजह से एक बात तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस जन्म में आर्यमन अग्निहोत्री अब कभी किसी और लड़की को सॉरी नहीं बोलेगा। हाँ भाई, जिंदगी भर तो तुम्हें मन्नत को ही सॉरी बोलना है, तो और किसी लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आर्य कुछ देर और बिच पर ही रुका रहा।
फिर सूर्यास्त होने के बाद वो अपने घर की ओर चल देता है। अब तक जिन आंसुओं को मन्नत ने अपनी आंखों में रोक कर रखा था, वो अब उसकी आंखों से निकलकर बहने लगे। दरअसल जब आर्य ने उससे माफी मांगने के बाद उस दिन की बातें करने लगा था, तभी मन्नत की आंखें नम होने लगी थी। पहले से ही उन बातों से वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। उन सारी बातों को भूलने के लिए ही आज वो कॉलेज से क्लास किए बिना ही वापस आ गई। वो तो आज वृद्धाश्रम भी नहीं गई, आज वो अनाथ आश्रम गई। इन बच्चों की मासूमियत और भोलेपन में वो अपना दर्द भूलने के लिए गई थी और वो इसमें कुछ हद तक सफल भी हो गई थी। लेकिन आर्य की बातों ने एक बार फिर से उसे वो सारी बातें याद दिला दिया। कैसे कोई एक लड़की के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में बिना जाने कुछ भी बोल सकता है? क्या एक लड़की की इज्जत इतनी सस्ती होती है कि कोई भी आकर उस इज्जत को उछाल के चला जाता है और एक बार जानने की कोशिश तक नहीं करता है कि इससे उस लड़की पर क्या बीती होगी? एक लड़की के लिए उसका कैरेक्टर, उसकी इज्जत बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके कैरेक्टर को लेकर बुरा भला बोलने के बाद, उसकी इज्जत उछालने के बाद क्या लगता है कि सिर्फ एक सॉरी बोल देंगे और वो लड़की सब कुछ भूल जाएगी, माफ कर देगी आपको? क्या इतना आसान होता है सब कुछ भूल जाना? इस वक्त मन्नत के दिमाग में भी यही सारी बातें चल रही थी। यही सब सोचते हुए वो बच्चों के पास आ जाती है। बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए गोला खा रहे थे। उन्होंने मन्नत को भी खिलाया। बच्चों की वजह से फिर एक बार मन्नत के होठों पर हल्की ही सही मगर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद मन्नत ने सभी बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ा और वो खुद भी अपने घर को चली गई। 3 दिन बाद कॉलेज में। मन्नत पिछले 3 दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी। दरअसल उसे खुद को संभालने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। आज 3 दिन बाद मन्नत कॉलेज आई है। जैसे वो क्लास में गई, उसने देखा कि आर्यमन सर वहां पे कुछ अनाउंस कर रहे थे। आर्य को देखते ही मन्नत थोड़ा नर्वस हो जाती है और इसी वजह से वो अनिकेत का हाथ कसके पकड़ लेती है। आर्य जो सभी स्टूडेंट्स से कुछ कह रहा था, उसकी नज़र दरवाजे पे खड़ी मन्नत पर जाती है, जो इस वक्त कसके अनिकेत का हाथ पकड़ के खड़ी थी। मन्नत ने पहले ही क्लास में आते समय आर्य को देख लिया था। उसके बाद से ही वो अपनी नजरें झुकाए खड़ी है। उसने एक बार भी नजर उठाकर आर्य को नहीं देखा। आर्य भी कुछ देर तक मन्नत को ही देखता रहा। पता नहीं क्यों, मगर आज उसका दिल भी चाह रहा था कि मन्नत बस एक बार उसकी ओर नजर उठाकर देख ले। पर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका दिल भी अनजाने में ही कुछ मायूस सा हो गया। तभी उसकी नजर मन्नत के हाथों पर गई जो अनिकेत के हाथों में था। यह देखते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने मन में सोचा, वैसे तो उस दिन जब मैंने कैरेक्टर को लेकर बात किया, तो मोहतरमा को बुरा लग गया। तो फिर आज क्या कर रही है ये? आज भी तो एक लड़के का हाथ पकड़ के ही खड़ी है ना। मैं कहूँ तो गलत और ये करें, तब भी इसकी कोई गलती नहीं। आर्य मन्नत को अनिकेत का हाथ पकड़ा हुआ देखकर अपने ही ख्यालों में खोया गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मन्नत और अनिकेत के साथ इशिका भी वहीं पर थी। तभी अचानक उसे किसी की थोड़ी तेज आवाज सुनाई देती है। आर्य अपने ख्यालों से बाहर आया और देखा कि इशिका उससे अंदर आने की परमिशन मांग रही है। उसने खुद को संभालते हुए तीनों को ही अंदर आने की परमिशन दे दिया। वैसे तो आर्य को अच्छा नहीं लगा और उसे अपने मन में एक चिढ़न सी महसूस हुई, लेकिन उसने खुद पर काबू कर लिया। आज वो बेवजह मन्नत से लड़ना नहीं चाहता था। उसने खुद से ही कहा, आर्य, ये चाहे कुछ भी करे, किसी के साथ भी घूमे, किसी का हाथ पकड़े या फिर किसी का पैर ही क्यों ना पकड़े, तुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
खुद को अच्छे से समझने के बाद आर्य ने अपना पूरा ध्यान क्लास पर लगा दिया। अनिकेत और इशिका के साथ मन्नत भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। आज आर्य मन्नत के क्लास में एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करने आया था। उसने स्टूडेंट्स की ओर देखते हुए कहा, डियर स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसके पहले आप सबको असाइनमेंट दिया जाएगा। यह असाइनमेंट एक प्रैक्टिकल कम थ्योरी होगा। इसके लिए आप सबको एक टॉपिक दिया जाएगा। आप सबको उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल रिसर्च करके एक थीसिस लिखना पड़ेगा और एग्जाम से पहले ही उसे सबमिट करना पड़ेगा। सबको मेरी बात समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, यस सर। मन्नत भी आर्य की बात ध्यान से सुन रही थी। तभी किसी स्टूडेंट ने पूछा, स्टूडेंट सर, वैसे टॉपिक क्या होगी? आर्य, गुड क्वेश्चन। इतना कहकर आर्य ने उसके पीछे की वॉल पर लगी डिजिटल स्क्रीन ऑन कर दिया, जिस पर एक बहुत दुर्लभ प्रजाति की फूल को तस्वीर और उस फूल के बारे में बेसिक डिटेल स्लाइड शो के जरिए चल रही थी। तभी किसी स्टूडेंट ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, लेकिन सर, हमें यह फूल मिलेगी कहाँ? इस पर आर्य ने उस तस्वीर को दिखाते हुए आगे कहा, यह फूल यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर इख्तपुरी को घने जंगलों में पाई जाती है। स्टूडेंट, तो क्या सर हम सबको भी इस असाइनमेंट के लिए इख्तपुरी जाना पड़ेगा? आर्य, हाँ, हम सब इख्तपुरी जाने वाले हैं और यह एक एजुकेशनल ट्रिप होने वाली है। इतना सुनते ही क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे। आर्य सबको इतना खुश देखकर खुद भी खुश हो गया और उसके होठों पर एक हल्की स्माइल आ गई। तभी उसकी नजर मन्नत पर गई। अचानक से मन्नत को देखकर आर्य चौंक गया। दरअसल मन्नत को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कि वो एकटक आर्य को ही देख रही हो। लेकिन जब आर्य ने गौर से उसको देखा, तो पाया कि मन्नत उसे नहीं बल्कि उसके पीछे लगी स्क्रीन पर जो तस्वीर थी उसे बड़े ध्यान से मन लगाकर देख रही थी। वो मन्नत को ही देख रहा था कि तभी एक स्टूडेंट ने उससे पूछा, स्टूडेंट सर, क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे? आर्य, हाँ, मैं और हमारे साथ कुछ और प्रोफेसर्स भी जाएंगे। स्टूडेंट्स, सर, फिर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। जवाब में आर्य कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। फिर वो कहता है, आर्य, तो आप सब अभी से अपने घर में बात कर लीजिए और अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि हम अगले हफ्ते ही निकल रहे हैं। हाँ, एक और बात, इन सब में अपनी पढ़ाई मत भूल जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है? इतना सुनते ही एक स्टूडेंट ने कहा, अरे सर, अगर आप साथ हैं तो हम मन तो क्या सब कुछ लगाकर पढ़ने को भी तैयार है। आर्य को पता नहीं क्या हुआ, मगर जैसे ही उस लड़की ने ऐसा कहा तो आर्य ने झट से मन्नत की ओर देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आर्य को लगा जैसे शायद उस लड़की की बात सुनकर मन्नत को बुरा लग रहा होगा। लेकिन उसने देखा कि मन्नत आराम से अपने टेबल पर कुछ पढ़ रही है। यह देखकर आर्य ने एक चैन की सांस लिया। फिर आर्य ने उस लड़की की बात पर जवाब देते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल मुझ पर ध्यान देने बजाय अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इतना सुनते ही पूरा क्लास जोर जोर से हंसने लगा और वो लड़की थोड़ी शर्मिंदा हो गई। आर्य की नजर फिर एक बार मन्नत पर गई तो उसने देखा कि मन्नत बिल्कुल शांत थी। कुछ ही देर में उनका क्लास खत्म हो गया और आर्य क्लास से बाहर चला गया। लेकिन जाने से पहले भी उसने एक नज़र मन्नत पर डालना नहीं भूला। लेकिन इस पूरे क्लास के दौरान मन्नत ने एक बार भी आर्य की ओर नहीं देखा। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। उन लोगों की सारी क्लास खत्म हो गई थी और सब अपने अपने घर चले गए। मन्नत का घर
मन्नत अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड तो थी, मगर आर्य की जाने की बात सुनकर वो परेशान हो गई। वो अपने नाखून चबाते हुए भगवान जी से शिकायत कर रही थी। उसने मन ही मन भगवान जी से कहा, हे भगवान जी, आपको क्या दुश्मनी है मुझसे? क्या आपसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है जो आप इस एजुकेशनल ट्रिप पर मेरा खून चूसने के लिए उस ड्रैकुला को भी भेज रहे हो? मैं जितना हो सके उस ड्रैकुला से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, और आप हो कि उसको मेरे ही सिर पे बिठा रहे हो। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं जाऊंगी ही नहीं इस एजुकेशनल ट्रिप पे। हाँ, गुड आइडिया। फिर कुछ सोचते हुए, अरे नहीं यार, यह असाइनमेंट भी तो जरूरी है। आखिर इसके मार्क्स फाइनल में एड जो होंगे। ओ गॉड, मैं क्या करूं? हाँ, ईशी ईशी को फोन करती हूँ। मन्नत अब हर हाल में आर्य से दूर रहना चाहती थी, लेकिन इस ट्रिप पर जाना भी जरूरी था। इस ट्रिप पर जाना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो इस ट्रिप पर नहीं जाती है तो वो अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उसका एग्जाम खराब हो जाएगा। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। इन सब से उसका दिल बेचैन हो उठा था और अपनी इसी बेचैनी के चलते उसने इशिका को फोन मिला दिया। आर्य का घर। दूसरी ओर आर्य के घर में आर्य अपनी स्टडी रूम में बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसका मन काम पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार मन्नत का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने आ रहा था। दरअसल आज जब क्लास में एजुकेशनल ट्रिप पर जाने की बात हुई तब सभी के साथ साथ मन्नत के चेहरे पर भी खुशी साफ साफ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही आर्य की जाने की बात हुई तो उसका खुशी से खिला हुआ चेहरा एक पल में जैसे मुरझा गया। आर्य तब से बस यही सोचे जा रहा है कि क्या मन्नत उसके जाने से उदास हो गई थी। उसने खुद से कहा, क्या सच में चब्बी चीक्स को मेरा जाना इतना बुरा लग रहा है कि उसका खिला हुआ चेहरा पल में उदासी से भर गया? क्या वो मुझसे नफरत करती है? कहीं मेरे जाने से वो अपना जाना तो कैंसिल नहीं करेगी ना? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उसी का नुकसान होगा। मगर उस पागल लड़की का कोई भरोसा नहीं है। क्या होगा अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया तो? ना चाहते हुए भी आर्य अब मन्नत के बारे में सोचकर फिर एक बार परेशान होने लगा। जहां एक और मन्नत की अपनी ही परेशानी थी, तो वहीं दूसरी ओर आर्य भी अपनी अलग ही परेशानियों में उलझा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे को लेकर एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। अगले दिन मन्नत कॉलेज जाते ही सबसे पहले बोटानिकल गार्डन के पास चली गई। जब से उसे पता चला है कि आर्य भी इस ट्रिप पर उन सब के साथ जा रहा है, तब से उसका मन अशांत हुआ पड़ा है। वो किसी भी चीज में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। इसीलिए उसने सोच लिया था कि आज कॉलेज आते ही वो अपनी फ्रेंड्स यानी कि पौधों से मिलेगी। मन्नत जैसे ही गार्डन के पास आई तो उसे गार्डन के अंदर सूरज दिखाई देता है। सूरज को अंदर देखकर मन्नत खुश हो जाती है और वो खुद भी गार्डन के अंदर चली जाती है। सूरज उस वक्त उसी पौधे की देखभाल कर रहा था जिसको मन्नत ने ठीक किया था। गार्डन के बाकी सभी पौधों के साथ आजकल सूरज इस पौधे का भी ख्याल रख रहा है। मन्नत ने सूरज को अच्छी तरह से समझा और सीखा दिया था कि कैसे उस पौधे का देखभाल करना चाहिए। उस पौधे पर अब काफी सारी पत्तियां और कुछ नई टहनी भी आने लगा है। मन्नत सूरज से सभी पौधों के बारे में पूछ रही थी, उन पौधों को लेकर बातें कर रही थी। वे दोनों ही हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मन्नत भी सूरज के साथ उसके काम में हाथ बटा रही थी। उधर आर्य भी कॉलेज पहुंच गया था।
वो अपने केबिन की ओर जा ही रहा था कि उसे गार्डन से किसी लड़के और लड़की की हंसते मुस्कुराते हुए बातें करने की आवाज सुनाई दी। कॉलेज में इतनी सुबह सुबह कौन ऐसे हंस बोल रहे हैं, यह पता करने के लिए आर्य गार्डन की ओर जाने लगा। कुछ कदम जाते ही सामने खड़े दो इंसानों को देखकर उसके पैर अपने आप ही रुक गए। उसके आंखों के सामने एक बार फिर से वही नजारा था जो वो देखना नहीं चाहता था। सामने मन्नत और सूरज एक दूसरे से हंस हंस कर बातें किए जा रहे थे। कुछ पल के लिए ही सही, आर्य का चेहरा सख्त हो गया और उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गई। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और वो फिर से नॉर्मल हो गया। एक बार फिर से उसने अपने मन में कहा, कुछ भी करे, मुझे क्या होना। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गया और वहां से अपना मुंह बनाते हुए अपने केबिन की ओर चला गया। गार्डन में इन पौधों के पास आकर और सूरज से बातें करके मन्नत का दिल अब काफी शांत हो गया है। वरना पिछली रात तो आर्य के इस ट्रिप पर जाने की बात सोच सोच कर ही मन्नत को पूरी रात अच्छे से नींद भी नहीं आई। सूरज से बात करना मन्नत को हमेशा ही अच्छा लगता था, क्योंकि सूरज को भी गार्डनिंग का शौक है और वो खुद भी एक गांव से होने की वजह से उसे भी बहुत कुछ पता है। सूरज भी मन्नत को बहुत कुछ नया नया बताता था और वो खुद भी पेड़ पौधों की सही से देखभाल के बारे में मन्नत से बहुत कुछ सीख पाता था। इसीलिए दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई थी और ऊपर से दोनों ने ही एक दूसरे को भाई बहन भी माना था। लेकिन यह सारी बातें हमारे आर्य बाबू को पता नहीं है ना। आर्य के केबिन में आर्य अपने केबिन में काम करने की कोशिश तो कर रहा था पर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। वजह, फिर एक बार, मन्नत। वो चाहे जितना भी मुंह से कह ले कि मन्नत कुछ भी करे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच तो यही है कि उसे फर्क तो पड़ता है। दरअसल मन्नत का सूरज से यूं खुले दिल से मिलना, उससे यूं बेबाकी से हंसना बोलना, बिना किसी झिझक के उसके पास खुद से जाना, ये सारी बातें आर्य को खुद को सूरज से कंपेयर करने के लिए उकसाती थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस वक्त केबिन में भी वो खुद से ही बातें कर रहा है। आर्य, जब कभी भी मुझसे बात करनी हो तो लगता है कि किसी ने करेला और वो भी ऊपर से नीम चढ़ा हुआ खिला दिया है उस पागल लड़की को। लेकिन जब सूरज या उसका वो दोस्त, क्या नाम है उसका, कुछ पल सोचते हुए, हाँ हाँ याद आया, अनिकेत, हाँ यही नाम तो था उसका, अनिकेत। अगर सूरज या उस अनिकेत से बात करनी ही तो जैसे मुंह में मिश्री का पूरा डब्बा ही उड़ेल कर आई हो, चुड़ैल कहीं की। हूँ हाँ। आर्य अपने केबिन में बैठकर न जाने और भी क्या क्या सब उलझुल बातें सोच रहा था। तभी उसके सोच पर लगाम कसते हुए केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्य खुद भी अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया और कहा, कम इन। दरवाजा खोलकर एक बार फिर सूरज आर्य के केबिन के अंदर आता है। सूरज को देखकर पता नहीं क्यों आर्य कुछ देर तक उसे तो घूरता ही रहता है। वो सूरज को घूर क्यों रहा था, यह तो खुद उसे भी नहीं पता। तभी सूरज ने आर्य को आवाज देते हुए कहा, सर आपने मुझे बुलाया है। आर्य, हाँ, ओ हाँ, खुद को संभालते हुए, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया है सूरज। सूरज, जी सर, कहिए क्या काम है मेरे लिए। आर्य, काम? अरे नहीं नहीं, काम? कोई कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। हाँ हाँ वो मुझे तुमसे कुछ आह पूछना है। हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है सूरज। आर्य का बर्ताव सूरज को थोड़ा अजीब सा लगा। आज से पहले आर्य ने ऐसे हकलाते हुए कभी बात नहीं किया। तो क्या, कहीं सर की तबीयत तो खराब नहीं है न? सूरज ने अपने मन में सोचा। तभी उसे आर्य की आवाज सुनाई दिया। आर्य, अच्छा सूरज, वैसे गार्डन की सभी पौधे ठीक तो है ना?
तुम अच्छे से सबका ख्याल रख रहे हो ना? सूरज, जी सर, बिल्कुल, मैं सभी पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। आर्य, हम, अच्छी बात है। तो फिर आज सुबह तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? सूरज, सुबह, लड़की? वो थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया और उसने कहा, सूरज, अरे आप मन्नत मैडम की बात कर रहे हैं? वो तो उनसे कुछ पौधों के बारे में पूछ रहा था। क्यों सर, क्या कुछ हुआ है क्या? आर्य, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। आर्य बातें सुनकर सूरज वहां से जाने लगा। तभी वो रुककर आर्य से पूछता है, सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप कुछ अजीब तरह से बात कर रहे हैं। आर्य उसकी बात पर कहता है, अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चिंता मत करो। जाओ तुम अपना काम करो। आर्य के मुंह से इतना सुनकर सूरज उसके केबिन से बाहर निकल जाता है। सूरज आर्य के केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आर्य अपने चेयर के बैक से टेक लगाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे खुद नहीं पता कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहा है। कुछ देर पहले तक उसके दिल में जो बेचैनी, जो हलचल हो रही थी, अचानक जैसे सब शांत हो गया। उसे तो एहसास भी नहीं है कि इस वक्त उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई है। देखते ही देखते पूरा हफ्ता निकल गया। स्टूडेंट्स के बीच इस ट्रिप को लेकर एक्साइटमेंट देखते ही बनती है। 3 दिन पहले ही इस ट्रिप से जुड़ी सारी जानकारी कॉलेज के वेबसाइट पर डाल दिया गया था। यह ट्रिप पूरे 7 दिनों की होने वाली है। आने जाने में 2 दिन, 3 दिन सब अपने अपने टॉपिक पर रिसर्च करने में करीबी जंगलों में जाएंगे। साथ में वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, जिससे कि जंगल में इनमें से किसी को भी कोई खतरा ना हो। और बाकी के 2 दिन कॉलेज अथॉरिटी द्वारा वहाँ के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में सभी स्टूडेंट्स को घुमाने का प्रोग्राम बनाया गया है। इस खबर के पता चलते ही स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट की लेवल जैसे 4 गुना बढ़ गई। अनिकेत और इशिका भी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड तो बेचारी हमारी मन्नत भी है, पर वो अपना एक्साइटमेंट किसी को भी दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर आर्य नाम का तलवार जो लटक रहा है। कॉलेज अथॉरिटी ने पहले तो ट्रेन से जाने का फैसला लिया था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि वो लोग इस ट्रिप को और मज़ेदार और यादगार बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो ट्रिप पर बस से जाना चाहते हैं, जिससे कि वो आज पास की प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए जा सके। कॉलेज अथॉरिटी ने भी सभी स्टूडेंट्स की इच्छा को देखते हुए आखिरकार बस जाने का ही फैसला लिया। इस ट्रिप पर आर्य को लेकर कुल 6 प्रोफेसर्स जा रहे हैं। क्योंकि आर्य भी इस ट्रिप पर जा रहा है तो उसका एक पूरा बॉडीगार्ड का टीम उन सबके जाने बिना ही उन लोगों को फॉलो करने वाले हैं। 6 प्रोफेसर्स में आर्य और कियारा मैम को छोड़कर बाकी के 4 प्रोफेसर्स हैं रुचिका मैम, पुनीत सर, योगेश सर और कपिल सर। आखिरकार सबका इंतजार खत्म हुआ और आज सब इक्तपुरी के लिए निकलने वाले हैं। यहाँ से निकलने का टाइम दोपहर के 1 बजे का तय किया गया है। वैसे भी मुंबई से इक्तपुरी जाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से कभी-कभी कम या ज्यादा समय भी लग सकता है। इसीलिए दोपहर का समय चुना गया, जिससे कि शाम होने से पहले या शाम होते होते सब वहां पहुंच सके। मन्नत आज सुबह जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि वो पूरा 1 हफ्ता नहीं रहने वाली थी, तो उसने अपने बगीचे की पूरी जिम्मेदारी अपनी मम्मी को दे दिया है। फिलहाल तो वो अपने बगीचे में अपने पेड़ पौधों का देखभाल करने में लगी हुई है और उनसे जी भर के आर्य की बुराई भी कर रही है। तभी मन्नत को उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, क्योंकि ऑलरेडी सुबह के 10 बज रहे हैं और अगर वो अभी तैयार नहीं हुई तो वक्त रहते कॉलेज नहीं पहुंच पाएगी। मनन नन्नन, अब तो चल मेरी माँ।
ऑलरेडी 11 बज रहे हैं। हमें अनिकेत को भी तो उसके घर से पिक करना है। तुझे पता है वो बेचारा कब से वेट कर रहा है। अब तक उसका 7 बार कॉल आ चुका है। इशिका ने अपनी कमर पर हाथ रखकर मन्नत को घूरते हुए कहा। मन्नत ने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इशिका को देखते हुए कहा, क्या 7 बार? इशिका, जी हाँ मैडम, और नहीं तो क्या मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब चल जल्दी, अगर और कुछ देर यहाँ रुक गए ना, फिर तो पक्का हमारी बस मिस हो जाएगी। इशिका मन्नत हाथ पकड़े उसे अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहने लगी। मिस हो जाए तो ही अच्छा, मन्नत ने जाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी इशिका ने सुन लिया। उसके कदम वहीं रुक गए। उसको रुका हुआ देखकर मन्नत समझ गई कि इशिका ने उसकी बात सुन लिया है। उसने अपना सिर झुका लिया। इशिका ने मुड़कर पीछे देखा तो मन्नत सिर झुकाए हुए खड़ी थी। उसने मन्नत का चेहरा ऊपर किया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा, मन, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? आखिर वो भी एक इंसान ही है, राक्षस नहीं है जो तुझे खा जाएंगे। और फिर हम लोग भी तो होंगे ना वहां पर तेरे साथ। तो फिर? और फिर तू क्यों इतना डर रही है जबकि हम सब जानते हैं कि तू डरपोक या कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तू खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, ये अलग बात है। तू बस शांत रहना पसंद करती है। मगर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि कोई भी तुझे कुछ भी कहेगा और तू चुपचाप सुन लेगी। अगर जरूरत पड़े तो तू जरूर जवाब देगी। और फिर वहाँ तो और भी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स होंगे। मुझे नहीं लगता कि सबके सामने वो तुझे कुछ कहेंगे या फिर करेंगे। समझी कुछ? इशिका ने हल्का सा मन्नत के सिर पर मारते हुए पूछा तो मन्नत ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। तो फिर चले अब? इशिका ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मन्नत ने कहा, हाँ चलना। मैंने कब रोका? इतना कहकर मन्नत आगे भाग जाती है और इशिका बस मुंह खोले उसे ही जाते हुए देखती रहती है। फिर वो भी उसके पीछे भागती है और जोर से चिल्लाती है, मन्नू रुक, जिसे सुन मन्नत खिलखिलाकर हंसने लगती है। फिर दोनों दोस्त सुजाता जी से गले मिलती है। सुजाता जी भी प्यार से दोनों माथा चूम लेती है और फिर दोनों ही घर से निकल जाते हैं। अनिकेत को उसके घर से पिक करते हुए तीनों ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। उधर कॉलेज में भी कुछ को छोड़ लगभग सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स पहुंच गए हैं। लेकिन इन सब में आर्य की नजर बार बार कॉलेज गेट की तरफ ही जा रहा था। उसने मन में सोचा, कहीं मेरे जाने की बात सुनकर इस पागल लड़की ने सच में खुद का जाना तो कैंसिल नहीं कर दिया। आर्य बस सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर इशिका और अनिकेत पर पड़ी। सिर्फ उन दोनों को देखकर एक पल के लिए आर्य का दिल जैसे धक से बैठ गया। वो कुछ सोच पता कि तभी उन दोनों के पीछे से मन्नत को आते हुए देखा तो उसका दिल जैसे एक बार फिर से फुल स्पीड में वापस से धड़कने लगा। तभी मन्नत ने जब सामने देखा तो उसकी नजर आर्य की नजरों से जा मिली। दोनों ने ही कुछ सेकंड्स के लिए एक दूसरे को देखा और फिर मन्नत ने अपनी नजरें हटा लिया। फिर वो तीनों बस में अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब तक सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स भी आ गए थे। तभी आर्य ने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर ने भी भगवान का नाम लेकर बस स्टार्ट कर दिया। सभी स्टूडेंट्स एक साथ चिल्ला उठे। भगवान का नाम लेकर बस अपनी गंतव्य की ओर रवाना दे देती है। सभी बहुत खुश थे। आखिर इतने दिनों से वो लोग इसी दिन का ही तो इंतजार कर रहे थे और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। पूरे रास्ते सभी स्टूडेंट्स ने अंताक्षरी खेलकर, डांस करते हुए, पासिंग द पार्सल और ना जाने कितने सारे गेम्स खेलते हुए, एक दूसरे से मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। मन्नत भी सभी के साथ एंजॉय तो कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा बाहर के खूबसूरत और मनोरम दृश्य पर ही था।
प्रकृति खुद अपने आप में इतनी सुंदरता समाये हुए है, अगर खुद अपनी आंखों से ना देखो तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मन्नत इस वक्त उसी प्राकृतिक सौंदर्य को अपने आंखों के जरिए अपने दिल में उतारने में लगी हुई है। आने के बाद से उसने एक बार के लिए भी आर्य की ओर नहीं देखा। मन्नत ने इशिका की बात को ही मानने का फैसला कर लिया और पूरे ट्रिप के दौरान आर्य को पूरी तरह से इग्नोर करके इस ट्रिप को अच्छी तरह से एंजॉय करने का मन बना लिया। देखते ही देखते हंसते, गाते, मस्ती करते हुए कैसे 4 घंटा गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। उन लोगों का बस इस वक्त इक्तपुरी पहुंच गई है। एक छोटा सा शहर इक्तपुरी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और मुंबई के साथ साथ पुणे के लिए सबसे फेवरेट हॉलिडे स्पॉट्स में से एक है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित इक्तपुरी पश्चिमी घाट की हरी भरी हरियाली के बीच बसा है। सुखद जलवायु, अनोखा पुराना किला, मंदिर, झरने और राजसी पहाड़ इक्तपुरी को आरामदायक छुट्टियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। चारों तरफ फैले हुए पहाड़ आपका मन मोह लेते हैं। प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पर अपनी छटा बिखेरी है। मानसून के दौरान इस जगह की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है, जब इसका घना जंगल हरा भरा हो जाता है और झरने पुनर्जीवित हो जाते हैं। इक्तपुरी प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। आसपास के क्षेत्र में कई किलों के साथ यह पैदल यात्रियों और ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग है। इसके चारों ओर फैली हरियाली और झरने एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बस इस वक्त एक बड़े से रिजॉर्ट के आगे रुका हुआ था। सभी स्टूडेंट्स बस से उतरकर इधर-उधर देख रहे थे। डूबता हुआ सूरज पूरे आसमान में अपनी लालिमा बिखेर रही है। इस वक्त रिजॉर्ट के चारों ओर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मन्नत यहाँ आकर और यहाँ की खूबसूरती देखकर इस कदर एक्साइटेड हो गई कि उसका बस चले तो वो अभी चारों ओर घूमने निकल पड़े। वह तो गनीमत है कि अनिकेत और इशिका उसके साथ है, वरना क्या पता अकेली होती तो शायद निकल भी जाती। यहाँ आकर तो मन्नत जैसे आर्य नाम की बला को भूल ही गई। जहाँ सभी अपना अपना सामान लेकर रिसोर्ट के अंदर जा रहे थे, वहीं इन तीनों का कुछ अलग ही चल रहा था। इशिका ने अपने साथ साथ मन्नत का सामान भी अनिकेत को पकड़ा दिया और वो खुद मन्नत की बाहों में बाहें डालकर अंदर की ओर जाने लगी। इशिका की ऐसी हरकत पर अनिकेत का मुंह खुला का खुला ही रह गया। बेचारा, और कर भी क्या सकता था। खुद का बैग गले में लटकाकर दोनों लड़कियों का बैग अपने दोनों हाथों में पकड़े मुंह बनाते हुए अनिकेत खुद भी अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के पीछे पीछे रिजॉर्ट के अंदर चला गया। रिजॉर्ट के अंदर जाते ही अंदर का नजारा देख सभी का दिल खुश हो जाता है। रास्ते के दोनों ओर पेड़ों को जानवरों के आकार में काटा गया है। उन पर रंग-बिरंगी छोटी-छोटी लाइट्स जुगनुओं की तरह चमक रही है, जिससे वो सारे पेड़ और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बीच-बीच में छोटे-छोटे फाउंटेन बने हुए हैं, जिसमें से कलरफुल पानी निकल रहे हैं। सब मिलकर बहुत खूबसूरत नजारा है। रिजॉर्ट के अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है। रिजॉर्ट का नीचे वाला हिस्सा पूरा का पूरा ही कॉलेज की तरफ से बुक कर लिया गया है। एक तरफ सभी स्टूडेंट्स के रहने का इंतजाम कर दिया गया था तो दूसरी ओर सभी प्रोफेसर के कमरे थे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में चले गए। मन्नत और इशिका के साथ समीरा, स्वीटी और आयशा नाम की और 3 लड़कियों को रूम शेयर करने के लिए दिया गया था। उधर अनिकेत को भी उनके क्लास के और 4 लड़कों के साथ रूम शेयर करने को मिला। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए। इस बीच आर्य ने भी मन्नत के साथ कोई बात करने की कोशिश नहीं किया और ना ही उसके साथ कोई बुरा बर्ताव किया। ये देखकर मन्नत भी अब खुश हो गई। उसे इशिका की बातें याद आई जब इशिका ने कहा था कि आर्य सबके सामने उसे कुछ नहीं कहेगा या करेगा। मन्नत ने अब जाकर चैन की सांस लिया।
रात को सभी ने समय पर अपना डिनर खत्म किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। क्योंकि सभी पूरे दिन की जर्नी से काफी थके हुए थे, तो सभी को जल्दी ही नींद भी आ गई। अगले दिन सुबह आज सभी को जल्दी उठना था, क्योंकि आज से ही उन सबको प्रैक्टिकली उस फूल का अच्छे से निरीक्षण करके उसके ऊपर थीसिस लिखना शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए उन सबको आज यहाँ के जंगलों में जाना पड़ेगा और उस फूल को ढूंढना भी पड़ेगा। मन्नत को तो एक्साइटमेंट के मारे पिछली रात अच्छे से नींद ही नहीं आई। उससे तो सुबह होने तक का इंतजार नहीं हो रहा था। आज सुबह जल्दी उठने के बाद मन्नत फ्रेश होकर गार्डन में आ गई। वो वहां बैठकर काम कर रहे एक माली चाचा के साथ दिल खोलकर बातें कर रही थी और बीच बीच में उनकी मदद भी कर रही थी। आर्या, जो अभी अभी अपना वर्कआउट खत्म करके अपने रूम में वापस आया था, वो अपना जूस का ग्लास लेकर खिड़की सामने आया ही था कि उसका दिल जोर से धड़क उठा। सुबह उठते ही उसे सामने मन्नत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख गया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पसर गया। Guys, like the story and subscribe my channel. Thank you for listening.